आज वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये हमारे फोर्सेस एंड प्रेशर का सेकंड वीडियो है। तो मैं सुहेल अहमद, आपका ट्यूटर कम फ्रेंड। तो अगर आपने इसकी फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, नहीं तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फोर्स एंड इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। तो एक बार ज़रा झट से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो जिसमें हमने शुरू किया था फोर्स की डेफिनेशन से, अ पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज इट्स डायरेक्शन और शेप। मतलब ये फोर्स इज़ नथिंग एल्स अ पुश और अ पुल, जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट या फिर उसके डायरेक्शन या उसके शेप को चेंज करता है। ये इस एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था। फिर उसके बाद हमने पॉइंट पढ़ा था कि फोर्स अराइजेज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज़। जब तक दो बॉडीज़ के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा फोर्स अप्लाई नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा था फोर्स हैज़ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स की एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन। उसकी हमने एक ऐसा यूनिट पढ़ी थी, न्यूटन। एसआई न्यूटन के नाम पे हम ये नाम रखा गया है, एसआई यूनिट न्यूटन। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे मास का 50 केजी होता है, किसी टाइम का सेकंड होता है, लेंथ का मीटर होता है, वैसे ही फोर्स का होता है न्यूटन। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था, अ फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ अ मोशन। मतलब फोर्स से उस बॉडी का या तो आप स्पीड चेंज कर सकते हैं या तो डायरेक्शन या फिर बोथ, ये आते हैं स्टेट ऑफ अ मोशन के अंडर। फिर हमने पढ़ा था फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था लंप ऑफ डो, मतलब कि आटा गूंदना, और एक रबर बैंड का एग्जांपल लिया था जिसको आप सस्पेंड कर देंगे अगर किसी नेल पे और उस पर कोई मास लगाएंगे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसकी लेंथ बढ़ गई है। आप एक स्प्रिंग का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने एक स्प्रिंग ली जो कि ओरिजिनल इतनी थी, फिर आपने उसको थोड़ी देर खींचा तो वो इतने पे आके रुक जाएगी, उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये क्योंकि आपने दोनों साइड से इसको पुल किया। तो इन शॉर्ट अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि आपको इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स लिखने हैं तो आप ये लिखेंगे। तो कुछ 3-4 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट, फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। फोर्स में चेंज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स में ब्रिंग अबाउट चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। में चेंज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि आप जब फोर्स लगाते हैं तो उससे उसको आप प्रेस से मूव करा सकते हैं, उसका स्पीड चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये तीनों आती हैं आपके स्टेट ऑफ मोशन में, और ये तो आपका आता है शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट में। फिर आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि दो तरह के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स से शुरू करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि स्टूडेंट्स, जैसे आप मान लीजिए कोई बॉडी है, जब तक एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगी एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगी। ये एक एग्जांपल बताया मैंने आपको, इसके आप ऐसे डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं। दिस फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी व्हेन द सोर्स ऑफ द फोर्स इज इन एक्चुअल कांटेक्ट विद द बॉडी। मतलब कि अगर मेरे को इस पेन पे फोर्स लगाना है तो मैं इसके कांटेक्ट में होना ज़रूरी हूँ। चाहे मेरे हाथ में एक रस्सी हो, मैं उससे इसको बांध के फिर खींचूँ, चाहे मैं इसको डायरेक्टली खींचूँ, लेकिन मेरे और उसके बीच में कांटेक्ट होना ज़रूरी है। एंड द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कि आप मान लीजिए कोई नेल लें और हैमर लें, अगर आप उसको दीवार पे मार रहे हैं तो दैट ब्रॉड पॉइंट जो कि नेल में होता है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा, क्योंकि आप इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, और इसको हम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो ये भी आप डेफिनेशन याद रखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स की।
और ये भी ध्यान रखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसे बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। तो कांटेक्ट फोर्स के अंदर 3 तरह की फोर्सेज आती हैं, मस्कुलर, मैकेनिकल और फ्रिक्शनल। पहले हम मस्कुलर की बात करेंगे। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, मैंने भी कई साल किए हैं और मैं आज भी कर रहा हूँ। हम बैग उठाते हैं, बैग जब हम अपने पीठ पर डालते हैं या फिर हम उसको लोड करते हैं तो उसके साथ, तो वो हम मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं उस पर। जैसे कि एक नेल है, नेल वाला ही एग्जांपल ले लो आप। आपने उसे हथौड़े से मारा, लेकिन आप मतलब कि आप में उसमें अपनी मस्कुलर फोर्स अप्लाई करी। जैसे फिर आटे वाला एग्जांपल ले लेंगे आप। अगर आटे को गूंदना है तो आप उसको मस्कुलर फोर्स से ही गूंद सकते हो। जैसे आपने कई जगह देखा होगा कि गधे, डोंकीज जो होते हैं वो बहुत वजन ढोते हैं, वो सब अंडर मस्कुलर फोर्स आता है। हर चीज़, आपने एक बंदे को चाटा मारा, जो कि नहीं मारना चाहिए, तो आपने उस पर मस्कुलर फोर्स लगाई। यहाँ आपने कील ठोकी, आपने मस्कुलर फोर्स लगाई। आप कुएं से पानी निकाल रहे हो, आपने मस्कुलर फोर्स लगाई। आप एक बाथरूम में बाल्टी उठा रहे हो, आपने मस्कुलर फोर्स लगाई। आप यहाँ तक कि स्विच ऑफ कर रहे हो अपने क्या रूम का, तो उसमें भी आपने एक मस्कुलर फोर्स लगाई। भले ही उसका मैग्नीट्यूड कम हो, लेकिन आपने एक फोर्स लगाई, जिसे हम मस्कुलर फोर्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, एनिमल्स मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट फिजिकल एक्टिविटीज़। जैसे मैंने आपको डोंकी का एग्जांपल दिया, आप कोई बैल, बुल का एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी काफ़ी वजन ढोते हैं। तो हम इसकी दूसरे फोर्स की बात करते हैं, मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स मतलब कि सारी मशीनरी फोर्सेस। जैसे आप देख सकते हैं, द फोर्स प्रोड्यूस बाई मशीन। जैसे आप देख सकते हैं एक क्रेन है, अगर इस बिल्डिंग को तोड़ना है तो आप तो या तो दो काम कर सकते हो, या तो आप मस्कुलर फोर्स लगाओ। कैसे लगाएंगे आप ले लेंगे हथौड़ा और मारने लग जाएंगे। तो यहाँ से चालू करते करते यहाँ तक तो आपका बुढ़ापा आ जाएगा, या फिर यहाँ से चालू करते थे यहाँ तक बुढ़ापा आ जाएगा। तो उसके लिए तो टाइम की बचत करने के लिए इन्वेंशंस होती रहीं, तो ये इन्वेंशन हुई क्रेन की। अब इस बिल्डिंग को इस मशीन से तोड़ेंगे, इस मशीन से तोड़ेंगे तो इस पे कौन फोर्स लगा रहा है, मशीन फोर्स लगा रही है। तो ये मैकेनिकल फोर्स के अंडर में आता है। एक मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, बच्चा बैग उठा रहा है जो कि उससे उठ नहीं रहा जो तो ये मस्कुलर फोर्स के अंडर आता है। फिर तीसरे फोर्स की बात करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि आप कोई अच्छी फुटबॉल को आपने किक करा, अब ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम सीधा गोल में घुस के ही रुकेगी। अगर आपने मैग्नीट्यूड ज़्यादा नहीं डाला, पावर ज़्यादा नहीं है आपकी, तो वो चीज़ थोड़ी देर बाद आपने गौर किया होगा रुक जाती है। तो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स डन बाय ग्राउंड। इसमें आप ये मान सकते हैं, अगर आपने फुटबॉल को किक करा तो उस पर फोर्स एफ आपने इधर लगाई, लेकिन ग्राउंड भी उसको फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। आप मान लो साइकिल चलाते हो, आपने पैडल चलाना बंद कर दिए तो कुछ देर बाद रुक जाएगी, जब तक अगर स्लोप पे आप ना चला रहे हो, तो क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है उस पर। ज़िंदगी में कोई एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, ये नियम है ज़िंदगी का। जैसे कि ये नहीं कि ग्राउंड पे ये वर्क करता है, जैसे कि आप हवा में पंछी उड़ते हैं, बर्ड्स उड़ती हैं, तो वो भी नहीं है कि एक बार पंख फैलाएंगी और वो ज़िंदगी भर उड़ने लग जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। उनको उड़ने के लिए लगातार पर फैलाने पड़ते हैं, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, तब वो उड़ेंगी। वरना हवा भी उन पे, एटमॉस्फेयर भी उन पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से रुक जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। यहाँ तक कि पानी में भी फिशेज अपने आप को मूव करती रहती हैं। मूव करने के लिए तो हमने क्या सीखा, ग्राउंड, एटमॉस्फेयर और वाटर, तीनों चीज़ें, एटमॉस्फेयर को आप एयर भी बोल दीजिए,
तीनों चीज़ें फ्रिक्शनल फोर्स लगाती हैं एक ऑब्जेक्ट पे अगर वो मोशन कर रहा है। तो किसी भी मोशन को जो फोर्स अपोज करे वो है फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमने कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर तीन चीज़ें पढ़ी, मस्कुलर, मैकेनिकल और फ्रिक्शनल। तो इसके टाइप 2 पे आते हैं जो कि है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Forces which do not involve physical contact between two bodies on which they act। इसका मतलब है फोर्सेस जो कि आप मान लीजिए, मैंने आपको एक शुरू में पार्ट 1 में बताया था कि इस दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है। ये दोनों पेन एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और लेकिन ये हमें दिख नहीं रहा, ना ये एक दूसरे पे अट्रैक्ट हो रहे हैं ना रिपेल हो रहे हैं। तो ये आप बोलेंगे कैसे फोर्स लगा रहे हैं? ये लगा रहे हैं भले इसका मैग्नीट्यूड कम हो। तो मैं इसके अंदर भी तीन फोर्सेस आती हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल। मैग्नेटिक की डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। द मैग्नेट exerts non-contact force on object made of iron, steel, cobalt और निकल। इसको आप इतना याद करने के बजाय याद लिख सकते हैं, मैग्नेट exerts a non-contact force on object made of metal। या किसी भी मेटल पीस पे मैग्नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। जैसे ही मान लिया एक नेल रखा है, मैं उसके पास मैग्नेट ले गया तो नेल उस पर चिपक जाएगा क्योंकि वो मेटल है। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल। आप सीधे बोलिएगा अ मैग्नेट एक्सर्ट्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल या फिर मेटालिक ऑब्जेक्ट। अब हम मैग्नेटिक फोर्स के अंदर एक मैग्नेट लेते हैं, उसको हमने तोड़ा, बहुत सी उस पर रिसर्चेज हुई जिसमें हमें पता चला कि एक मैग्नेट के अंदर दो पोल होती हैं। जैसे किसी भी बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं, वैसे ही इसके अंदर दो पोल होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर आप बोलोगे भैया अगर इसको बीच में से ब्रेक कर दें तो सिर्फ नॉर्थ ही तो बचेगा। नहीं, इसके फिर से दो पोल्स फिर से क्रिएट हो जाएंगे, ये वाली नॉर्थ, ये वाली साउथ। तो आप इसको ब्रेक कितना भी छोटा कर दो तब भी उसमें दो पोल रहेंगी। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इस पे एक ये है कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप दो मैग्नेट को लाओ तो रिपेल करते हैं, लेकिन हमने क्या सीखा, अट्रैक्ट करेंगे। वो इसलिए होता है कि अगर आप दो सिमिलर साउथ, जैसे इसका साउथ और इस मैग्नेट का साउथ आप साथ में लाओगे तो रिपेल करेगा। वैसे ही अगर यहाँ पे नॉर्थ होता, फिर से नॉर्थ होता इस साइड, तो वो रिपेल करते हैं, मतलब सिमिलर पोल्स रिपेल्स। वैसे ही अगर आप डिफरेंट पोल लाओगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे, साउथ को नॉर्थ से अट्रैक्ट होगा, साउथ नॉर्थ से, नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट होगा ही। फिर अब हम दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। ये थोड़ा ऊपर से निकल गया होगा आपके कि चार्ज बॉडी कौन सी होती है और अनचार्ज बॉडी कौन सी होती है। जैसे आप लोगों ने खुराफाते की होंगी काफ़ी, कंघी होती है हमारे, कॉम्ब को आपने सर पे रगड़ा। फिर हम बचपन में करते थे, छोटे छोटे जैसे पेपर के पीसेस रखे, उसको टच करा या थोड़ी सी दूर पे रखा तो उस पर चिपक जाता था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने इसको किसी भी, जैसे आप हाथ रब करते हो तो हाथ रब करते 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 हाथ गर्म हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हुई, या आप ऊपर से मस्कुलर फोर्स कर रहे हो तो उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो वो हीट में बदल गई, तो आपकी बॉडी गर्म हो गई, हाथ गर्म हो गया। वैसे ही आप जब इसको बालों के साथ सर पे रगड़ते हो तो इसमें एक चार्ज जनरेट हो जाता है। तो ये चार्ज इस बॉडी को, जो कि पीस पेपर है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। थोड़ी देर बाद ये गिर भी जाता है क्योंकि तब तक उसकी चार्ज की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो आप होपफुली समझ रहे होंगे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी, जो कि मान लीजिए आप कॉम्ब है, ऑन एन अनदर चार्ज्ड, मतलब कि आपने मान लीजिए पेपर भी रगड़ लिया है तो इस ज़्यादा जल्दी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चार्ज्ड हो गए, और या फिर और अनदर अनचार्ज्ड बॉडी, मतलब कि ये अगर चार्ज नहीं है तो भी ये अट्रैक्ट कर लेगा अगर इसमें इतना चार्ज हुआ तो। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
होपफुली आप समझ रहे होंगे। तो इसमें भी मैग्नेट की तरह सेम चीज़ें हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, मतलब सिमिलर चार्ज रिपेल्स और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो मगर आपका एक दोस्त है जो कि बहुत गुस्सा करता है और एक दोस्त है बहुत काइंड है, तो ये दोनों दोस्त साथ रह सकते हैं क्योंकि ये गुस्सा करेगा, ये उसको संभाल लेगा। मगर एक दोस्त है बहुत गुस्सा करता है और इसी के साथ एक और दोस्त लगा दो जो भी गुस्सा करता है, लेकिन दोनों लड़ मर जाएंगे, साथ में रह नहीं पाएंगे। इसलिए कहा गया है, तो ये दोनों दूरी बनाएंगे और ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। कहा गया है सिमिलर चार्ज रिपेल्स और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स। फिर इसी में तीसरी फोर्स आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही, न्यूटन साहब ने इसकी खोज की थी। वो कैसे की थी कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अचानक से उनके सर पे एक एप्पल गिरा। ऑब्वियसली पेड़, एप्पल का पेड़ होगा। तो वो एप्पल जब गिरा तो उनके सर पे, तो उनको सर पे तो चोट लगी, अंदर दिमाग में भी चोट लग गई। वो सोचने लग गए, भैया ये एप्पल गिरा तो गिरा कैसे, मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ, ये नीचे क्यों आ जा रहा है। तो फिर उनमें बहुत सोचा 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 तो समझ आया ग्रेविटेशनल फोर्स है ये। इस बॉडी को एक फोर्स नीचे खींच रही है जो कि बहुत स्ट्रांग है, हमें उठने नहीं दे रही। हम जंप भी मारेंगे तब भी नीचे खींच लेगी, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स exerts a force on every other object। मैंने आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। या फिर एक और डेफिनेशन लाया हूँ मैं आपके लिए, द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एनी बॉडीज बाई वर्च्यू ऑफ देयर मास। बाई वर्च्यू ऑफ देयर मास मतलब कि अगर मान लीजिए एक 50 ग्राम का है कोई ऑब्जेक्ट और दूसरा 500 kg का ऑब्जेक्ट है, तो इस पे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, लेकिन इस पे उससे भी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि ये वेरी करता है मास टू मास पे, जिसका जितना मास उसकी उतनी फोर्स। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये आप होपफुली जवाब दे पाएंगे कि अगर एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो उस पे लॉन्च होने के टाइम उस पर कितनी फोर्सेस लगेंगी। अगर आपको ये जवाब आता है तो आप वीडियो यहीं पे पॉज करके कमेंट में लिख के आइए। मैं हिंट देता हूँ कि दो दो फोर्सेस कौन सी लगेंगी, आप ये बताइएगा। तो होपफुली आपने लिख दिया होगा, अगर नहीं भी समझ आया तो सुनिए। एक तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ये तो सब बच्चों के दिमाग में आ ही गया होगा। एक होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक और जो फोर्स लगेगी वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैंने आपको बताया था सिर्फ ग्राउंड पे ही नहीं, एयर पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। हर चीज़ हर दूसरी चीज़ को रोकने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही ये जब रॉकेट आसमान में जाएगा तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। भले ही इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन इस पर कोई फोर्स तो लगेगा। वही होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये सब हुई आपके सिलेबस की चीज़ें और होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेके आया हूँ। उसके लिए कुछ आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मान लीजिए आपने बहुत सुना होगा कि पापा एक्सेलरेट करो एक्सेलरेट करो। गाड़ी में 3 चीज़ें होती है, ब्रेक, एक्सेलरेटर और क्या होता है, कुछ होता है क्या, कमेंट में बताना। और क्लच। तो रेट ऑफ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। मान लीजिए मैं अभी ट्रैवल कर रहा था 50 मीटर पर सेकंड से, ये मेरी स्पीड है, और फिर थोड़ी देर बाद मैंने 70 कर दी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितने का आया, 20 का। मतलब कि मैंने अपनी स्पीड इंक्रीज़ करी, इसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। फोर्स की एक, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप समझेंगे कि मान लीजिए फोर्स की एक फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी पर्टिकुलर बॉडी का आपका मास दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 20 kg गिवन है
उसका एक्सेलरेशन बोल देंगे कि मान लीजिए 20 है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका है ये मास और एक्सेलरेशन। तो इस आपको बोलेगा कि फोर्स निकाल लो, फोर्स निकालो, तो आप फोर्स क्या निकालोगे 20 इंटू 20, क्योंकि हमने पढ़ा है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है आपके सिलेबस से, लेकिन अगर आ सकता है तो आप टीचर से जाके लड़ने से अच्छा आप पहले पढ़ लें थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, मुश्किल नहीं है। इसमें हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट of mass 60 kg and accelerating rate is 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1.2 मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट है और मास जो है 600 kg है। तो मैंने क्या बताया था, फोर्स निकालने को पूछा है इसमें, तो मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन, आप मल्टीप्लाई करोगे 600 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 720। अगर ये आपको गिवन रहता कि 6000 ग्राम, तो आप इसको ग्राम में नहीं करते, आप इसको एसआई यूनिट में चेंज करोगे मास को। इसका मास आप एसआई यूनिट का इसका एसआई यूनिट बताया था मैंने, होता है केजी, तो आप ग्राम को केजी में करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6 केजी, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे। होपफुली आप समझ रहे होंगे। और एक और क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे नेट फोर्स निकालनी हो, मान लीजिए एक बॉडी है ऊपर जा रही है 100 न्यूटन की रफ्तार से, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 50 न्यूटन, तो आप बोलेंगे कि ये ऊपर कितनी कितनी फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर तो आप 100 माइनस 50 करेंगे, 50 यूनिट। वैसे ही अगर एक चीज़ फोर्स लग रहा है 50 यूनिट राइट हैंड साइड और 20 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड, तो इस पर नेट कितना है 30 यूनिट, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी राइट हैंड साइड, इसकी डायरेक्शन क्या होगी अपवर्ड, जिस तरफ ज़्यादा फोर्स उस तरफ उसकी डायरेक्शन ज़्यादा। वैसे ही मान लीजिए हमने ऑयल डाल दिया किसी ज़मीन पे, तो आप इस पर फोर्स लग रही है 50 न्यूटन आपने लगाई, और आपने मान लीजिए इसको धक्का दे दिया 30 न्यूटन और सेम डायरेक्शन में, तो ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अपोजिट था तो सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, तो 50 प्लस 30 80 न्यूटन। जैसे मान लीजिए कोई, आपने भी किया होगा, शरारतें करते ही होंगे आप, कि बच्चा दौड़ के आ रहा है एकदम से उसको धक्का देते तो उसकी स्पीड और बढ़ जाती है, मतलब उसमें फोर्स और ऐड हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आज हमने पढ़ा, काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, बहुत इजी सा बेसिक है ये सब। आज हमने व्हाट इज़ फोर्स तो हमने पिछले पार्ट में कवर कर लिया था, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ा हमने, बहुत मेजर पार्ट ख़त्म कर लिया इसका। अब हम नेक्स्ट चैप्टर, हाँ नेक्स्ट पार्ट में इसको ख़त्म फिनिश कर देंगे और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। मैंने भी आपको इसमें काफ़ी सॉल्व करवाया। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, एक कोशिश करी है बच्चों की हेल्प करने के लिए, तो अगर आपको पसंद आ रही है हमारी वीडियोस तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके।